नमस्कार बच्चों, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कक्षा 10 हिंदी की ऑनलाइन क्लास में। कक्षा 10 में पहले इससे पूर्व वाले जो वीडियो था उसके अंदर हमने मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ संख्या 13 हिंदी में फादर कामिल बुल्के से संबंधित जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर वो किए थे। अब हम जो इसके लेखक हैं वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, ये सब आपको ज्ञात ही होगा। तो अब हम इसी पाठ से संबंधित जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं वो भी हम करने का प्रयास है वो करते हैं। प्रश्न है कि फादर बुल्के की मृत्यु से लेखक आहत क्यों था। तो फादर बुल्के लोगों से सद्व्यवहार करते हुए हमेशा प्यार बांटते रहते थे और उन्हें किसी पर क्रोध करते हुए लेखक ने कभी देखा नहीं था। उनके मन में दूसरों के प्रति हमेशा सदैव सहानुभूति और करुणा भरी रहती थी। ऐसे व्यक्ति की मृत्यु जहरबाद नामक कष्टदायी फोड़े से हुई। जहरबाद से तात्पर्य है गैंग्रीन नामक जो एक बीमारी होती है, और ये एक तरह का फोड़ा होता है जो कि नासूर जिसे हम कह सकते हैं। तो ऐसा ही नासूर का फोड़ा है वो फादर को भी हो गया था और उनकी मृत्यु हो गई थी। यानी फादर को काफ़ी कष्ट है वो भोगना पड़ा था जो है बाद की उम्र में। फादर जैसे उदार महापुरुष की ऐसी मृत्यु के बारे में जानकर लेखक का मन है वो आहत हो गया था। आहत यानी दुखी होना। लेखक ने फादर का शब्द चित्र किस प्रकार से खींचा है। शब्द चित्र यानी ऐसे शब्दों के माध्यम से हमारे सामने फादर के व्यक्तित्व को लाने का प्रयास करना। लेखक ने फादर का शब्द चित्र खींचते हुए लिखा है कि एक लंबी पादरी के सफ़ेद चौगे से ढकी आकृति, यानी फादर का व्यक्तित्व जब वो एक तो लंबे थे, ऊपर से वो सफ़ेद रंग का जो कोट है जो पादरी लोग पहनते हैं ईसाई चर्च के अंदर, तो वैसे कपड़े पहनते थे, और चौगे से ढकी आकृति यानी पूरी तरह से वो वस्त्र पहने हुए वैसे सफ़ेद रंग के, और गोरा रंग था उनका, सफ़ेद झाई मारती भूरे रंग की दाढ़ी थी और नीली उनकी आंखें थी। बाहें खोलकर गले लगाने को हमेशा वो आतुर रहते थे। इतना अपनत्व था उनके अंदर जिनका दबाव लेखक अपनी छाती पर आज भी महसूस करते हैं। ये फादर का व्यक्तित्व अपनेपन से भरा हुआ था। फिर नेक्स्ट प्रश्न कि अगला प्रश्न कि परिमल क्या है। लेखक को परिमल के दिन क्यों याद आते हैं। तो परिमल है वो इलाहाबाद की एक साहित्यिक संस्था है और जिसमें युवा और प्रसिद्ध साहित्य प्रेमी अपनी रचनाएं और विचार एक दूसरे के समक्ष रखते हैं। सम्मेलन होता रहता है, वहाँ पे कवि और लेखक सम्मिलित होते हैं। लेखक को परिमल के दिन इसलिए याद आते हैं क्योंकि फादर भी परिमल से जुड़े हुए थे और वे लेखक और अन्य साहित्यकारों की हंसी मजाक में शामिल भी होते थे। गोष्ठियों में गंभीर बहस भी करते थे, गोष्ठी यानी सभा, और लेखकों की रचनाओं पर बेबाक अपनी राय और सुझाव भी देते थे। तो लेखक स्वयं परिमल संस्था से जुड़ा हुआ था, तो फादर भी परिमल से जुड़े हुए थे, तो ऐसे में उनकी अच्छी जान पहचान हो गई थी और फादर हमेशा उनके लिए जो है सुझाव का कार्य करते थे। फादर का सानिध्य पाकर लेखक को ऐसा क्यों लगता था कि वह किसी देवदारू वृक्ष की छाया में खड़ा है। तो लेखक को ऐसा लगता था जैसे कि वो किसी देवदार की छाया में है। तो क्यों लगता था, इसके पीछे कारण है कि फादर का सानिध्य और उत्सवों के अवसर पर फादर बड़े भाई और पुरोहित के समान साथ खड़े होते और आशीर्वाद से भर देते थे। लेखक को उसका बच्चा और उसके मुंह में फादर द्वारा अन्न डालना, उनकी आंखों में चमकता वात्सल्य अब भी याद है कि फादर के मन में बहुत ज़्यादा अपनेपन का भाव था और लेखक ने जब उन्हें अपने घर पे जो है फादर को याद किया होगा, तो ऐसे में जो है लेखक के द्वारा उनके परिवार को आशीर्वाद देना और उनका जो छोटा बच्चा था अन्नप्राशन संस्कार के दौरान उसके मुंह में अन्न का दाना डालना, अन्न खिलाना और फादर के द्वारा उससे बहुत सारा प्रेम प्रकट करना उसके ऊपर, तो ये सब देखकर ये वात्सल्य और सानिध्य यानी नज़दीकी उसी तरह शीतलता से भर देता है जैसे देवदारू वृक्ष की शीतल छाया किसी यात्री को शीतलता से भर देती है। फादर की पारिवारिक पृष्ठभूमि और उनका स्वभाव भी किसी सीमा तक उन्हें सन्यासी बनाने में सहायक सिद्ध हुआ। कैसे, स्पष्ट कीजिए। तो फादर के परिवार में उनके माता पिता, 2 भाई और 1 बहन थे। उनके पिता व्यवसायी थे यानी वो व्यापारी थे। एक भाई बेल्जियम में पादरी हो गया था, यानी एक भाई पहले से ही पादरी हो गया था और दूसरा भाई काम करता था, यानी वो सांसारिक जीवन जी रहा था। उसने अपना विवाह वगैरह करके घर बसा लिया था। उसका भरा पूरा परिवार था। उसकी बहन थोड़ी जिद्दी और सख्त थी उनकी बहन, और बहुत देरी से उन्होंने शादी की थी। पिता और भाइयों के प्रति फादर के मन में शुरू से ही इतना लगाव नहीं था, पर वे अपनी माता को बराबर याद किया करते थे। इस तरह उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि में स्वभाव उन्हें सन्यासी बनाने के में सहायक सिद्ध हुआ, क्योंकि उनके परिवार में पहले ही एक व्यक्ति जो है सन्यासी बन चुका था, उनका बड़ा भाई जो था। सन्यासी बनने से पूर्व फादर ने धर्मगुरु के सामने क्या शर्त रखी थी और क्यों। तो सन्यासी बनने से पूर्व फादर जब इंजीनियरिंग की अंतिम कक्षा
या अंतिम वर्ष में पढ़ाई कर रहे थे, तो इसी बीच में ही छोड़कर धर्मगुरु के पास गए और संन्यास लेने की बात कही। उन्होंने धर्मगुरु के सामने भारत जाने की शर्त रखी, क्योंकि भारत की प्राचीन संस्कृति और यहाँ जन्म ले चुके महापुरुषों ने उनके मन में भारत के प्रति आकर्षण पैदा किया होगा। और वहीं जो है फादर ने जैसे धर्मगुरु के सामने शर्त रखी थी, तो वहाँ पर ऐसा नियम भी था कि अगर कोई सन्यासी बनना चाहता है तो कोई भी एक शर्त रख सकता है, और वो शर्त है वो मानी जाती थी। और फादर को भी पता था कि वो जो मांगेंगे उन्हें दिया जाएगा। तो इस आधार पर फादर ने जो अपनी शर्त रखी थी और बाद में भारत भूमि की तरफ आ गए थे। भारत आने के लिए पूछने पर फादर क्या जवाब देते थे, तो लेखक अक्सर पूछा करते थे। तो फादर के जवाब के बारे में हम जानते हैं कि फादर बुल्के से जब पूछा जाता था कि आप भारत क्यों आए, तो वे बड़ी सरलता से कह देते थे कि ये प्रभु की इच्छा थी, यानी ये परमात्मा की इच्छा थी कि वो मुझे भारत भूमि की तरफ भेजना चाहते थे। वे यह भी बताते थे कि उनकी माँ ने बचपन में ही कह दिया था कि ये लड़का तो हाथ से गया, यानी कि माँ को कहीं ना कहीं पता चल गया था कि फादर का जो है मन है वो एक सन्यासी की तरह था, या बहुत ज़्यादा जो है एक थोड़ा अलग थलग व्यक्तित्व था, विरला व्यक्तित्व था। तो इस आधार पे माँ ने पहले ही आभास माँ को हो गया था कि ये बच्चा नहीं रहेगा उनके पास और ये चला जाएगा। और साथ में सचमुच माँ की ये भविष्यवाणी सत्य साबित होती चली गई, और फादर के मन में सन्यासी या पादरी बनने की इच्छा बलवती होती चली गई, और वे इंजीनियरिंग की पढ़ाई अधूरी छोड़कर भारत आ गए। फादर बुल्के ने भारत में बसने के लिए क्या आवश्यक समझा और उन्हें किस तरह हासिल किया। तो फादर बुल्के जब भारत में आए तो उन्होंने शिक्षा दीक्षा प्राप्ति के सोपानों का, या फिर हम इसका प्रश्न दूसरा ले सकते हैं कि भारत आने पर फादर द्वारा शिक्षा दीक्षा प्राप्ति के सोपानों का क्रमिक वर्णन कीजिए, यानी किस प्रकार से उन्होंने अध्यापन कार्य किया और किस प्रकार से वो आगे बढ़े, तो उसके बारे में बातचीत की जा रही है। तो यहाँ पे उत्तर होगा कि फादर आने पर भारत आने पर फादर ने सबसे पहले यहाँ शिक्षा दीक्षा लेना आवश्यक समझा, क्योंकि यहाँ पे उन्हें सब कुछ नया परिवेश था। इसके लिए उन्होंने जीसेट संघ या जेसुइट संघ कह सकते हैं, जो कि प्रभु यीशु या यीशु मसीह से जुड़ा है, या जीसस ये ईसाई धर्म से जुड़ा है। उससे पहले 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की, यानी धर्म से संबंधित धर्म और आचरण, धर्माचार यानी धर्माचरण से संबंधित पढ़ाई की। फिर 9-10 वर्ष वो दार्जिलिंग में रहे और वहाँ पढ़ते रहे। उसके बाद उन्होंने कलकत्ता से बीए किया और फिर इलाहाबाद में एमए करने के बाद उन्होंने शोध पत्र प्रस्तुत किया, यानी कि पीएचडी भी उन्होंने की। सन्यासी होने के बाद भी फादर का अपनी माँ से स्नेह और प्रेम कम न हुआ, कैसे, यह स्पष्ट कीजिए। तो फादर लेखक और फादर के घनिष्ठ संबंध थे। फादर लेखक को अक्सर माँ की स्मृतियों में डूबा हुआ देखा। लेखक अक्सर फादर को माँ की, ये थोड़ा सा गलत छप गया है, लेखक फादर को अक्सर माँ की स्मृतियों में डूबा हुआ देखा करता था। तो यहाँ फादर आएगा, और फादर की माँ की चिट्ठियाँ प्राय उनके पास आया करती थी, यानी बेल्जियम से उनकी माँ उनको नियमित पत्र लिखा करती थी। इन चिट्ठियों को वो अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को दिखाया करते थे। अभिन्न यानी घनिष्ठ मित्र। भारत बसने के बाद भी वे अपनी माँ और मातृभूमि को नहीं भूल पाए थे। इससे स्पष्ट है कि सन्यासी होने के बाद भी फादर का अपनी माँ से प्रेम कभी कम नहीं हुआ था, और वो अपनी माँ से अगाध प्रेम करते थे, बहुत घनिष्ठ प्रेम है वो करते थे। फादर बुल्के ने हिंदी के उत्थान के लिए क्या क्या प्रयास किए। उत्थान यानी कि उद्भव या उसे आगे बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए। तो फादर बुल्के ने भारत में रहते हुए फादर ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया। इससे ज्ञात होता है कि हिंदी से उन्हें विशेष लगाव था। उन्होंने हिंदी के उत्थान के लिए, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए अकाट्य तर्क दिए। अकाट्य यानी जिसे काटा नहीं जा सकता। वो बहुत सारे तर्क प्रस्तुत करते थे ताकि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिल सके। हर मंच से हिंदी की दुर्दशा पर वो दुख प्रकट करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि हिंदी भाषी लोग ही हिंदी को महत्व नहीं देते हैं। हिंदी वालों द्वारा हिंदी की उपेक्षा पर दुख प्रकट भी वो करते थे। वे हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने के लिए बड़े चिंतित रहते थे। वो चाहते थे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा है वो मिल जाए। तो इससे पता चलता है कि फादर को जो है हिंदी से बहुत अधिक प्रेम था। मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के आधार पर फादर की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, या फादर के व्यक्तित्व को बताना है। तो मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ से फादर बुल्के की निम्नलिखित विशेषताओं का ज्ञान होता है हमें कि फादर संकल्प से सन्यासी थे, मन से नहीं। तो ये शॉर्ट पॉइंट भी हम कह सकते हैं। और आपका अगर निबंधात्मक जो प्रश्न आता है तो इसी को आप जो है डिटेल कर सकते हैं, बड़ा लिख सकते हैं। फादर संबंध बनाकर उसे निभाना जानते थे। फादर अपने परिचितों और परिवार वालों के साथ स्नेहमय संबंध रखते थे। स्नेहमय यानी कि जो है अपनत्व वाला। वे सुख दुख में परिवार और सदस्यों की भांति खड़े नजर आते थे।
तो परिवार के सदस्यों की बात ही, वो जैसे लेखक के परिवार के साथ उनका इतना घुल मिलना था कि लेखक के लिए वो पारिवारिक सदस्यों जैसे ही थे। वे भारत और हिंदी से असीम लगाव रखते थे। असीम यानी बहुत ज़्यादा लगाव है वो फादर रखते थे। फादर पास्कल ने ऐसा क्यों कहा कि इस धरती से ऐसे और रत्न पैदा हो। पास्कल जो कि जब फादर का निधन हो गया था, फादर का देहावसान हो गया था, और जब ताबूत जो है कब्रिस्तान की तरफ ले जाया गया और जहाँ फादर को जो ज़मीन दी जा रही थी, या कह सकते हैं कि जहाँ उनको जो है मिट्टी को समर्पित किया जा रहा था, उस समय फादर पास्कल ने उनके लिए कहा था कि ऐसे रत्न और पैदा हो। तो ये क्यों कहा, तो क्योंकि फादर कामिल बुल्के वास्तव में रत्न थे। वे करुणा और सहानुभूति और ममत्व से भरपूर थे। वे सदा दूसरों में प्यार बांटते थे। क्रोध उन्हें छू भी नहीं सका था। भारत आने के बाद वे भारत के होकर रह गए, यहाँ की संस्कृति में रच बस कर रह गए, और वे दुख में सांत्वना देते, सुख और उत्सव में बड़े भाई का आशीर्वाद देते थे। उनका साथ हमेशा देवदारू वृक्ष की छाया जैसा होता था। उनके मानवीय गुणों को याद कर फादर पास्कल ने कहा था कि धरती से ऐसे और रत्न पैदा हो। यानी फादर एक अपना व्यक्तित्व छोड़ गए थे, एक चमक छोड़ गए थे, जो कि सबके दिलों में, सबके मनों में जगह बना के गए थे। तो ऐसे में उनके व्यक्तित्व के आधार पर फादर पास्कल ने ये कहा था कि ऐसे रत्न इस धरती से और पैदा हो। मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ जो नामक पाठ है, उसमें निहित संदेश है वो क्या है, वो बताइए। तो मानवीय करुणा की दिव्य चमक नामक पाठ के माध्यम से हमें फादर जैसे मानवीय करुणा के सागर बुल्के की तरह करुणा और सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करने का संदेश मिलता है। और वही ये भी संदेश मिलता है कि हमें अपनी मातृभूमि से असीम प्यार करना चाहिए, बहुत प्रेम करना चाहिए, सच्चे नागरिक बनकर रहना चाहिए। इसके अलावा हम भारतवासियों को विदेश में बसने का लोभ त्याग कर अपने देश की सेवा करनी चाहिए। हमें हिंदी और भारत दोनों को ही भरपूर जो है आदर और करने का संदेश भी हमें मिलता है। तो फादर बुल्के जो कि विदेशी थे, लेकिन उन्होंने भारत भूमि से प्रेम किया, मात्र भूमि से भी उन्होंने प्रेम किया, लेकिन वहीं हिंदी और भारत के प्रति उनके मन में अगाध लगाव था, और हिंदी को उन्होंने राष्ट्रभाषा बनाने के लिए सतत प्रयास भी किए थे। तो ये थे पाठ्यपुस्तक के अलावा अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, और आशा करती हूँ कि ये प्रश्न आपको समझ में आए होंगे और उपयोगी भी रहेंगे। धन्यवाद।